तो दोस्तों फाइनली क्रिजेक आईपीओ का अलॉटमेंट तो आ चुका है एंड कल अब आपको 9 जुलाई को इसका लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों जिनको भी ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि उन्हें इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। तो दोस्तों अगर सेम कन्फ्यूजन आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि आपको इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के लिस्टिंग डे पे फ्रेश एंट्री के बारे में कि क्या इसमें एंट्री बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, तो उनके लिए भी बात करेंगे कि क्या इसमें फ्रेश एंट्री का मौका बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के लिस्टिंग डे पे क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जीएमपी के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका डिमांड क्या चल रहा है। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका डिमांड 15 से 17% के आसपास बना हुआ है। हालांकि देखा जाए तो वैसे जब ये आईपीओ ओपन हुआ था उस समय इसका डिमांड जो था वो लगभग 5% के आसपास था एंड एक समय बीच में ऐसा भी आया था जिस समय इस आईपीओ का जो डिमांड था वो लगभग 0 हो गया था, यानी ग्रे मार्केट में उस समय कोई डिमांड नहीं था। बट स्टिल अभी तक देखा जाए तो अभी तक इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा 15 से 17% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पर शेयर पे आपको 42 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 61 शेयर का अलॉट है, उस हिसाब से लगभग आपको 2500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा एज पर जीएमपी। यानी देखा जाए दोस्तों तो इस आईपीओ जो प्राइस बैंड रखा गया था वो 233 रुपये से लेकर 245 रुपये के बीच में रखा गया था, जबकि अगर इस जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं 300 से लेकर 310 रुपये के आसपास तक लिस्ट हो सकता है। यानी अगर इसका लिस्टिंग सीधा 245 रुपये से लेकर 310 रुपये पे होता है तो इसमें आपको 2500 के आसपास तक काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। बट याद रखें दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए कभी भी आपको जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मे भी इसका लिस्टिंग आपको 15% के नीचे भी देखने को मिल जाएगा या फिर 17% के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। जैसा मार्केट का कंडीशन होगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग 15% के नीचे हो या फिर 17% के ऊपर हो उसके लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना चाहिए एंड एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के रखनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के फ्रेश एंट्री के बारे में ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। एंड अगर फ्रेश एंट्री बना सकते हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फिर फ्रेश एंट्री के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी कुछ रिस्क के बारे में एंड कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में ताकि आपको पता लग सके कि ये कंपनी कैसी है। तो अगर सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो देखा है दोस्तों तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है, क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल का इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। कंपनी का रेवेन्यू ले ले, प्रॉफिट ले ले या फिर प्रॉफिट मार्जिन ले ले, उन सभी में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देगा। वहीं अगर बात करें इसके आरओई के बारे में तो कंपनी का आरओई लगभग 30% के ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं देखा है दोस्तों तो ये कंपनी डेट फ्री भी है, यानी इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर कर्ज है। यानी ये जो कंपनी है वो एकदम से डेट फ्री है। यानी ओवरऑल फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं कंपनी के पास 10,000 से ज़्यादा एजेंट नेटवर्क और 170 से ज़्यादा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मजबूत पार्टनरशिप है, एंड वो भी खासकर दोस्तों यूके में। वहीं कंपनी का खुद का प्रोप्राइटरी टेक प्लेटफॉर्म है जिससे एजेंट एंड स्टूडेंट के लिए प्रोसेस काफ़ी आसान होता है। वहीं कंपनी जो प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी अनुभवी है, यानी कंपनी के प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम को इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज भी है, जिसके कारण ये जो कंपनी है इस इंडस्ट्री में अपना एक काफ़ी अच्छा खासा अलग पहचान बनाई हुई है। बट वहीं दोस्तों अगर इसके रिस्क के बारे में बात करें तो देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो 10,000 एजेंट एंड 170 देशों के इंस्टीट्यूशन से तो पार्टनरशिप की हुई है, बट उनमें से ये कंपनी कुछ ही इंस्टीट्यूशंस पे एंड एजेंट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। यानी टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंट से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसीलिए अगर इस टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस या फिर एजेंट में से कोई भी इस कंपनी के साथ छोड़ता है तो उसका असर सीधे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हर कंट्री का समय समय पे
फॉरेन पॉलिसी चेंज होते रहता है, जिसका इम्पैक्ट सीधा आपको वीजा पॉलिसी पे भी देखने को मिलता है। यानी किसी भी कंट्री के द्वारा वीजा पॉलिसी या फिर स्टूडेंट वीजा पॉलिसी में कोई बदलाव किया जाता है तो उसका असर सीधा इस कंपनी के फंडामेंटल पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें इसके बिजनेस के बारे में, तो इसका जो बिजनेस होता है वो दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी हद तक सीजनल होता है। यानी आपको तो पता ही होगा कि जो भी एडमिशन का सीजन होता है वो जनरली अप्रैल से ही चालू होता है, इसलिए इस कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इन एडमिशन सीजन पे डिपेंड करता है। वहीं देखा जाए तो ये कंपनी इस आईपीओ के जरिए टोटल 860 करोड़ का फंड जो है वो रेज कर चुकी है। एंड ये जो दोस्तों आईपीओ था वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल के तहत आया हुआ था। यानी ये जितना भी 860 करोड़ का फंड है वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो प्रमोटर के पास गया हुआ है। यानी कि इस आईपीओ से इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो भी ये पैसा है पूरा का पूरा प्रमोटर के पास गया हुआ है। इस आईपीओ के थ्रू ये कंपनी बस मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, वही इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल देखा जाए तो इस आईपीओ से इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ही है कि कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है प्लस वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं अच्छा है। वहीं तीसरे दिन इस आईपीओ को काफ़ी ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन भी मिला हुआ है, जिसके कारण इसके जीएमबी में आपको काफ़ी तेज़ी दिखाई दिया था। इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए हम लोग इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो आईपीओ है दोस्तों उसको T+2 सेगमेंट में नहीं रखा गया है। यानी इस आईपीओ में आप इंटरडे भी कर सकते हैं, इंटरडे में बाई या फिर सेल कर सकते हैं। इसलिए इसके डिमांड को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इसमें हमें फ्रेश एंट्री का काफ़ी अच्छा खासा मौका भी मिल सकता है। इसलिए याद रखें कि कंपनी का सीजनल डिमांड या फिर फॉरेन वीजा पॉलिसी को लेकर इसमें आपको आगे काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बट अभी जिस हिसाब से डिमांड इस कंपनी का चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ये जो आईपीओ है वो काफ़ी अच्छा खासा कर सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, अगर शॉर्ट टर्म में इसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा एंट्री मिलता है तो हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। बट हाँ दोस्तों, लिस्टिंग डे के दिन डिमांड, सप्लाई एंड ओवरऑल मार्केट कंडीशन को देखते हुए हम बात करेंगे कि हमें इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। बट अभी के लिए देखें तो फिलहाल इसमें शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा खासा एंट्री बन सकता है। वहीं अब बात करें उनके लिए जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है, उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस बुक कर लेनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, ये जो आईपीओ है लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी सीजनल रहता है। वहीं देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी या फिर फॉरेन वीजा पॉलिसी का भी इस आईपीओ पे काफ़ी दबाव देखने को मिलते रहेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में ये जो आईपीओ है वो काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। इसीलिए अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किए थे तो जो भी इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस मिल रहा है उस लिस्टिंग गेंस को लेके आप निकल सकते हैं। बट याद रखें दोस्तों कि अगर उस दिन मार्केट अच्छा होता है तो बेचने की आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। मे भी खुलने के बाद इसमें आपको और डिमांड देखने को मिले एंड लिस्टिंग प्राइस से ये कहीं ऊपर जाए तो आप चाहें तो नीचे ना सेल करके जब ये ऊपर जाए तो वहाँ सेल कर सकते हैं। यानी अगर आपको लिस्टिंग डे के दिन ही सेल करना है तो थोड़ा देर वेट करें, मार्केट में अगर डिमांड अच्छा रहा तो प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं एंड अपना लिस्टिंग गेंस बुक कर सकते हैं। बट अगर दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छा खासा लगता है तो आप चाहे तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल, बिजनेस एंड वैल्यूएशन भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक है। क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड ओवरऑल बिजनेस देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर से इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा सब्सक्राइब भी किया गया था, जो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसको काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट डालने वाला है। यानी अगर आप चाहें तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपको पूरा होल्ड नहीं करना है तो या तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप अपने केवल प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। यानी जो भी आपका प्रॉफिट है उसको आप होल्ड कर सकते हैं एंड जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप कुछ शेयर सेल करके निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा एंड ये जो पैसा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड होते रहेगा। सो आप चाहे तो लिस्टिंग गेंस बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर अपने प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि इस आईपीओ की लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले आपको प्री आईपीओ सेशन में ही इस आईपीओ के प्राइस को देखना है, वॉल्यूम को देखना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में ही उसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि खुलने के बाद ये आईपीओ सीधा ऊपर जा सकता है या फिर इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए मेक श्योर दोस्तों कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं,
जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है और कौन कौन इसमें फ्रेश एंट्री बनाने वाला है और कौन कौन इसमें लिस्टिंग एज बुक करने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिलहाल तो मुझे इस आईपीओ में कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, इसलिए मैं इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाला हूँ। बाकी बात आप अपना डिसीजन बनाएं कि आप इसमें फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं या फिर लिस्टिंग एज बुक करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ट्रेवल फूड एंड स्मार्ट वर्क्स आईपीओ का रिव्यू देखना ना भूलें।